नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ मौजूद हैं आध्यात्मिक गुरु मनोज कुमार द्विवेदी जी। गुरु जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। महाभारत युद्ध आरंभ होने के ठीक पहले भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वो श्रीमद् भगवद गीता के नाम से प्रसिद्ध है। महाभारत में भगवान श्री कृष्ण ने पांडव पुत्र अर्जुन को जिस तरह से उपदेश दिया था, ऐसे उपदेश हम सभी को प्राप्त करने चाहिए, क्योंकि इसमें सिर्फ ज्ञान ही नहीं है बल्कि ये जीवन को सरल तरीके से जीने का मार्ग भी दिखाता है। आज हम बात करेंगे वैदिक शिक्षा के बारे में। गुरुजी, आज सबसे पहले तो हम आपसे यही जानना चाहेंगे कि वैदिक शिक्षा का जिक्र आजकल हर कोई कर रहा है, लेकिन ये होती क्या है? वैदिक शिक्षा दरअसल हमारा जो सनातन धर्म है, हमारी जो सनातन पद्धति है, इसमें विज्ञान और धर्म ये दोनों अलग नहीं है। जो वेदों में सबसे पहले विज्ञान आया वो हमारे वैदिक ऋषियों ने प्रकृति के नियमों का साक्षात्कार किया, उन्हें देखा। जैसे हम बात करते हैं कि न्यूटन है, न्यूटन एक बगीचे में बैठे हुए थे, एक सेब उनके सामने से नीचे गिरा तो उनको लगा कि पृथ्वी में कोई ना कोई ताकत है जो उनको खींचती है। ये प्रकृति की एक शक्ति थी, ग्रेविटी पहले भी थी, न्यूटन ने बस उसे खोजा। इसी तरह से वैदिक ऋषियों ने प्रकृति की समस्त शक्तियों को खोजा, अपनी आत्मदृष्टि से उनको देखा। ये एक आत्मदृष्टि है जो भारतीय पद्धति का, भारतीय संस्कृति का, हमारी सनातन परंपरा का हिस्सा है। जैसे आप ये देखिए कि एक गाय है, गाय को कोई ये नहीं बताता कि उसे वेज खाना है कि नॉन वेज खाना है, उसे कौन कौन सी घास खानी है, कौन कौन सी घास नहीं खानी है। ये उसकी सहज प्रवृत्ति है जिससे वो जानती है कि क्या खाना है। इसी तरह सारे जीव हैं, हमारे अंदर भी यह सहज प्रवृत्ति होती है जो हमें जगत का, संसार का साक्षात ज्ञान कराती है। लेकिन हमारे मन में जो वासनाएं हैं, जो इच्छाएं हैं, बहुत सारी बाहर से ज्ञान हमारे मन में भर दिए जाते हैं, जिसके कारण से हमारी यह शक्ति क्षीण हो जाती है। वेदों में ऋषियों ने आध्यात्म के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा अपनी इस शक्ति को जागृत किया और ईश्वर का साक्षात्कार किया। ईश्वर के रूप में उन्हें प्रकृति का साक्षात्कार किया, प्रकृति के नियमों को देखा। तो वेदों में जो ज्ञान है वो पूर्णतः वैज्ञानिक ज्ञान है, जिस ज्ञान को आज भी वैज्ञानिक ज्ञान द्वारा प्राप्त करते हैं, प्रेक्षण के द्वारा और क्या कहते हैं उसको, डिस्कशन के द्वारा, प्रयोगशालाओं में ज्ञान प्राप्त करते हैं। वो आत्म साक्षात्कार के द्वारा ऋषियों ने प्राप्त किया। अब समय के साथ साथ वेदों की जो भाषा थी वो बड़ी क्षीण हो गई, लुप्त हो गई। वेदों का जो ज्ञान है वो बड़ा नियमित सा हो गया। आज जब दोबारा वेदों को हम देख रहे हैं, जान रहे हैं, तो हम ये देख पा रहे हैं कि जिस गणित को हम पाश्चात्य ढंग में एक ढंग से सीखते हैं, वैदिक समय में उसको सीखने का एक अलग ढंग था। अब इसको हम सरल तरीके से समझने का प्रयास करते हैं। जैसे आप समझिए कि एक बच्चा है, उसको हम गणित सिखाते हैं या गिनती सिखाते हैं, तो हम क्या करते हैं, उसको 1 2 3 पढ़ाते हैं उंगलियों की सहायता से या कोई एग्जाम्पल दे के बताते हैं। ये प्रोसेस क्या होती है, हमारे दिमाग में किस तरह का प्रभाव डालती है। जब आप किसी भी बच्चे को कुछ सिखाते हो तो वो आपका सारा सिखाना बच्चे के दिमाग में जो शक्तियां हैं उनको एक्टिवेट करता है। जैसे आप एक बच्चे को गिनती सिखाओ और एक कुत्ते को गिनती सिखाओ, दोनों को साथ साथ बैठा लो, बच्चे गिनती सीख जाएगा, कुत्ता जो है वो गिनती नहीं सीखेगा। क्यों नहीं सीखेगा, जबकि दोनों को आप सिखा रहे हो? क्योंकि बच्चे के अंदर गणित का संप्रत्यय पहले से ही विद्यमान है। जो भी आपकी एजुकेशन है, जो भी आपकी टीचिंग है, वो उस संप्रत्यय को जागृत कर रही है, जबकि कुत्ते के अंदर नहीं है। बच्चे के अंदर सत्य का, अहिंसा का संप्रत्यय विद्यमान है, कुत्ते के अंदर नहीं है। कॉन्सेप्ट बनाना बच्चे की एक स्वाभाविक शक्ति है। हमारी समस्त जो शिक्षण परंपरा है वो होती है कि इंसान के अंदर जो सोया हुआ ज्ञान है, जो उसकी सुषुप्त शक्तियां हैं, वो जागृत हो जाएं। जब वो जागृत हो जाएंगी तो बाकी बच्चा ज्ञान अपने आप प्राप्त कर लेगा। अब आधुनिक विज्ञान में जो पाश्चात्य जगत में है, उनमें जिस तरह का हमें ज्ञान पढ़ाया जाता है, कुछ लर्निंग पे बेस्ड है, कुछ नए प्रेक्षणों पे बेस्ड है। उससे दिमाग के एक क्षेत्र का विकास होता है। वैदिक गणित बहुत पहले से विद्यमान है हमारे यहाँ और कुछ जगहों में पढ़ाई जाती थी। अभी हाल ही में एक रिसर्च हुई और उस रिसर्च में एक बड़ा आश्चर्यजनक तथ्य सामने आया कि जिन बच्चों ने वैदिक गणित में का अभ्यास किया, उनको लगाया, उनके दिमाग ने एक अलग क्षमता, एक शक्ति अर्जित कर ली, कैलकुलेशन की, चीज़ों को समझने की, चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग की
और उनके अंदर एक नई लर्निंग कैपेसिटी डेवलप हुई। इसका तात्पर्य हुआ कि जब वेदों की गणित आप देखते हो, समझते हो, तो वो अलग अलग प्रेक्षणों पे आधारित है, अलग तरह से काम करते हो। जब वेदों का क्या कहते हैं, वेदों का विस्तार हुआ और हमारे यहाँ खगोल शास्त्रीय गणना की विधि आई, तो हमारे जो गणितज्ञ थे, आर्यभट्ट हुए, वाराहमिहिर हुए, इन लोगों ने छोटे छोटे प्रेक्षण करके पत्थरों से, लकड़ियों से, और इस तरह से गणितीय सूत्र बनाए कि उनसे इन्होंने चंद्रमा की दूरी माप ली, उनसे इन्होंने सूर्य की दूरी माप ली, पाई का आविष्कार कर लिया, शून्य का आविष्कार पहले कर हो गया था। तो ये जो गणितीय पद्धति वेदों की है, ये इसने हमारे दिमाग को इस तरह से, हमारी सुषुप्त शक्तियों को जागृत किया कि हमारा दिमाग अलग तरह से चीज़ों को सीखने लगा। जो हम 10 दिन 15 दिन में एक बच्चा सीखता है, वो 2 दिन में सीखने लगा। इसी कारण से आज हर जगह आप देखिए, कहीं भी आप ऑनलाइन चले जाइए, वैदिक शिक्षा, वैदिक गणित, वैदिक गणित, वैदिक गणित। हमारे ऑनरेबल पीएम ने भी कहा। उसका रीज़न ही यही है कि हम जो आज एक कंपटीशन की दौड़ है, हर बच्चा आईआईटी में बैठ रहा है, कोई बच्चा मेडिकल में बैठ रहा है, कोई आईएएस बनना चाहता है, फील्ड में जाना चाहता है। उसमें क्या होता है कि उसका कंपटीशन उसी समूह के बाकी बच्चों के साथ होता है। अगर एक बच्चे में कुछ अलग से शक्ति है, अलग से पावर है, तो वो बाकी बच्चों से आगे निकल जाता है। तो अगर हम बाकी सारे ज्ञान के साथ बच्चे को वैदिक गणित भी सिखाते हैं, तो उसकी मस्तिष्क की उन शक्तियों का विकास होता है कि वो लर्निंग, उसकी कैपेसिटी बढ़ जाती है, उसकी रिटेंशन पावर बढ़ जाती है। जैसे आप अगर किसी चीज़ को आज पढ़ो तो आपका 20% ही दिमाग रिटेन करता है, 80% ख़त्म कर देता है, भूल जाता है। आप उसको दोबारा पढ़ो तो रिटेंशन पावर 50% तक होती है। फिर आप कितने कितने टाइम पे दोहरा रहे हो, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन जब आप वैदिक गणित पढ़ते हो तो आपकी माइंड की रिटेंशन पावर बढ़ जाती है। फर्स्ट टाइम में आप 30-40% रिटेन कर लेते हो, क्योंकि आपका दिमाग एक अलग तरह से सोचने लगता है, अलग तरह से काम करने लगता है। वेदों के बारे में बोलने को तो बहुत है, क्योंकि ये तो अपने आप में इतने बड़े ज्ञान के भंडार हैं, लेकिन मैं आज वैदिक गणित को लेकर बात कर रहा हूँ। तो हमें, हमारा बच्चा है तो ज़रूर कोशिश करनी चाहिए कि वो वैदिक गणित सीखने का प्रयास करे। अगर उसका माइंड का ओरिएंटेशन इस तरह है, वो लर्न कर रहा है, वो लर्न करना सीखना चाहता है, तो ज़रूर हमें उसको वो सपोर्ट देना चाहिए, क्योंकि ये हमारी एक ऐसी पद्धति है जो हमें विश्व में बाकी लोगों से आगे ले जा सकती है। क्योंकि बाकी जगह यूरोप में है, अमेरिका में, अब इस तरह की पद्धतियाँ उनके प्रयोग में नहीं है, प्रचलन में नहीं है। लेकिन गुरुजी, आपको क्या लगता है कि हमारे देश में क्या वैदिक शिक्षा की जो प्रणाली है वो प्रचलित हो पाएगी? जिस तरह से आपने कहा कि गणित, वैदिक गणित से कई लोगों ने फ़ायदा उठाया है, लेकिन क्या दूसरे विषयों में भी इसका फ़ायदा मिल पाएगा? देखिए, ऐसा है कि अभी तो हमारे यहाँ पूरी पाश्चात्य सिद्धा पद्धति ही चल रही है। बहुत बड़े एक परिवर्तन की, या हम कहें परिष्कार और परिमार्जन की आवश्यकता है। जो व्यवस्था चल रही है बढ़िया व्यवस्था है, इसमें हम कुछ ऐड कर सकते हैं, अपने वैदिक गणित के माध्यम से ऐड कर सकते हैं। देन कुछ रिसर्चेस की ज़रूरत है। ज्योतिष में हम रिसर्च करने की आवश्यकता है, योग में हमें रिसर्च करने की आवश्यकता है, आयुर्वेद में रिसर्च करने की आवश्यकता है। जैसे आप आयुर्वेद में देखोगे, जो चरक ने कहा, जो वाग्भट्ट ने कहा, जो सुश्रुत ने कहा, उसका भी अभी 20-25% ही प्रैक्टिस में है, बाकी तो प्रैक्टिस में ही नहीं है। और उसके बाद उसमें रिसर्च शून्य है। योग में जो महर्षि पतंजलि ने कहा, उसके बाद हठ योगियों ने कहा, नाथ संप्रदाय में थोड़ा बहुत कहा गया, उसके बाद आज उसमें रिसर्च नहीं है। थोड़ी बहुत मामूली सी रिसर्च हो रही। इनमें रिसर्च की आवश्यकता और इनको पाठ्यक्रम में डालने की आवश्यकता है, जैसे योग को पाठ्यक्रम में डालने की आवश्यकता है। इससे क्या होगा कि देखिए, जो पाश्चात्य शिक्षा हम पढ़ रहे हैं, जो वहाँ आज प्रयोग होते हैं, प्रैक्टिकल होते हैं, वो हमारे यहाँ 2 साल, 4 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल बाद पढ़ाया जाता है। यही कारण है कि हमारे यहाँ का बंदा ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज भागता है, क्योंकि उनकी शिक्षा पद्धति है, वो हमसे आगे रहेंगे। अगर हमने उनकी शिक्षा पद्धति के साथ साथ जो हमारे महत्वपूर्ण मूल्य हैं, हमारी जो स्पेशलिटी है, उसको भी हमने अगर जोड़ लिया, तो हमारे अंदर एक ऐसा टैलेंट आ सकता है कि जब हमारा वर्ल्ड में मुकाबला हो, चाहे वो यूरोपियंस हो, चाहे अमेरिकन हो, ऑस्ट्रेलिया हो, किसी भी देश के जो विद्वान लोग हों, उनसे हम कहीं आगे निकल सकते हैं। हमने अपनी मेहनत से, अपने ज्ञान से दुनिया में लोहा तो मनवा लिया है। आज भी भारतीय स्टूडेंट को कहीं भी किसी से कम नहीं आंका जाता, बल्कि ये माना जाता है कि इंडियन ब्रेन, दे आर हाईली ब्रेनी और बड़े टैलेंटेड होते हैं। लेकिन अगर हमने इसमें अपने जो हमारे पूर्वजों ने ज्ञान रखा हुआ है, उस ज्ञान को ही मिला दिया, तो हम लोगों से बहुत आगे निकल जाएंगे। जो बात चलती है कि भारत विश्वगुरु हो सकता है, तो तभी हो सकता है कि जब हम पाश्चात्य ज्ञान के साथ अपने ज्ञान को, जो हमारे पूर्वजों ने ज्ञान खोजा है, उसको मिलाएं और सम्मिश्रण ऐसा हो। दरअसल क्या है कि आज हमको आयुर्वेद अगर हम पढ़ते हैं, तो आयुर्वेद तो हम पढ़ें और इसको आधुनिक मेडिकल साइंस में ट्रांसलेट करके पढ़ें। अब आयुर्वेद में कफ पित्त वात की अवधारणा है,
इसमें बैक्टीरिया और वायरस की अवधारणा है। तो किस तरह से हम दोनों चीज़ों को मिलाकर पढ़ें, इम्यून सिस्टम की इसमें अवधारणा अलग है, उसमें अवधारणा अलग है, तो किस तरह से हम दोनों को मिला के पढ़ें कि हम उस ज्ञान को अवशोषित कर सकें। तो इस पर नए रिसर्च की ज़रूरत है और पढ़ने की आवश्यकता है। गुरुजी, लेकिन ये हमारे समाज को, हमारे जीवन को किस तरह से प्रभावित करेगा? क्योंकि वैदिक शिक्षा में पुराने ज़माने में जो प्रकृति में जो चीज़ें होती थी उसको देकर शिक्षा दी जाती थी, साथ में आध्यात्म की शिक्षा भी उसमें सम्मिलित थी। तो आज के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो ये किस तरह से प्रभावित करेगी? देखिए, पहले अगर आप भारत देश को देखो, पुराने भारत देश को, तो हर गांव अपने आप में संपूर्ण था। न किसी बाहर से डॉक्टर की ज़रूरत पड़ती थी, स्पेशलिस्ट की, न किसी पुलिस तंत्र की आवश्यकता थी, न किसी बाहर के न्यायाधीश की आवश्यकता थी। अपने आप में समाज का हर गांव संपूर्ण था, क्योंकि हर व्यक्ति को आयुर्वेद का बेसिक नॉलेज था, हर व्यक्ति को योग का बेसिक नॉलेज था। इस तरह एक आश्रम व्यवस्था बनी हुई थी कि हर व्यक्ति को ब्रह्मचर्य आश्रम के रूप में पढ़ाई के लिए जाना होता था। जो नहीं जा पाता था, बाकी लोगों से उनको ज्ञान प्राप्त हो जाता था। तो व्यक्ति अगर जीवन को इस तरह जिए, उसको पता हो कि जीवन को किस तरह जीना है, तो पहली बात वो बीमार पड़ेगा ही नहीं। अगर वो बीमार पड़ रहा है तो प्रकृति, हमारी प्रकृति ही ऐसी है, एक तो हमारा शरीर अपने आप को खुद ही ठीक कर लेता है, हमारा सिस्टम ही ऐसा बना हुआ है, और हम उसको थोड़ा सा सपोर्ट दे देते हैं तो वो चीज़ें ठीक कर लेता है। दूसरी चीज़ ये थी, अब ये हमारी सबसे बड़ी एक पूंजी है। हमारे यहाँ आज से आप 25, 30, 40 साल पहले देखोगे तो बीपी के, शुगर के, कैंसर के बहुत कम पेशेंट्स दिखाई देते थे। मोटापे तो शायद मोटापा तो होता ही नहीं था। लेकिन आज आप देखो, इनके सबसे ज़्यादा पेशेंट्स भारत में और सबसे ज़्यादा ग्रोइंग पेशेंट्स हैं। वर्ल्ड में हो सकता है कि आने वाले 20-30 सालों में सबसे ज़्यादा बीमार व्यक्ति भारत में हों, और बड़ी बड़ी जो फार्मास्यूटिकल्स कंपनियां हैं वो भारत को एक बाज़ार की तरह देख रही हैं। तो अगर हम हमारी पीढ़ी, युवा पीढ़ी या वृद्ध लोग अगर इस तरह से दवाइयों पर आश्रित रहेंगे तो हम कैसे विश्वगुरु बन पाएंगे, हम विश्व में कैसे सबसे आगे बढ़ पाएंगे? तो हमें अपने ज्ञान को पहचानने की आवश्यकता है। आज दुनिया में किसी भी यूरोपियन या किसी भी विकसित देश में आप चले जाओ, आप बता दोगे आप आयुर्वेदाचार्य हो, आप योगाचार्य हो, तो आपको बड़ा सम्मान मिलता है। आप लोग जानना चाहते हैं कि जीवन जीने की वो कौन सी कला है, कौन सी पद्धति है जिसको प्राचीन काल में भारतीयों ने आविष्कार किया था, जिससे व्यक्ति बीमार ही नहीं पड़ता, जिससे बिना किसी बाहर का तत्व लिए ठीक हो जाता है। और न तो यहाँ नी रिप्लेसमेंट की ज़रूरत थी। आज भी मैं एक आर्टिकल पढ़ रहा था और लिखा था कि महेंद्र सिंह धोनी किसी सड़क के किनारे बैठे हुए व्यक्ति से अपना इलाज करा रहे हैं, बड़ा उनको फ़ायदा हो रहा है। बहुत सारे ऐसे केस मैं व्यक्तिगत रूप से जानता हूँ जहाँ की नी रिप्लेसमेंट की डॉक्टर ने कह दिया था कि नी रिप्लेसमेंट के अलावा कोई यहाँ पे ऑप्शन ही नहीं है, और आयुर्वेद में बंदा जाके ठीक हो गया, अब वो चल फिर रहा है, दौड़ भाग भी रहा है। तो हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे तत्व हैं जो कि कहते हैं ना, घर की मुर्गी दाल बराबर। तो हमारे यहाँ की चीज़ है, तो हमें उसकी वैल्यू नहीं है। योग भी कोई नहीं मानता था, लेकिन जब वेस्टर्न ने इसको एंडोर्स किया, योगा बन गया, आज दुनिया उसको अपना रही है। तो हम अपनी चीज़ों पे भरोसा रखें और अपने चीज़ों को हम खुद लेकर आगे बढ़ें, रादर देन कि पहले वो विदेश में जाए, विदेशी उसको लें, उसका पेटेंट करें, फिर वो चीज़ें हमें बेचें, फिर हम उस चीज़ को खरीदें। क्योंकि हमको अगर दुनिया में आगे बढ़ना है तो हम अपने ही ज्ञान से, अपनी ही चीज़ से आगे बढ़ सकते हैं। दुनिया में किसी को फॉलो करते, किसी के पीछे जाकर हम नेतृत्व नहीं कर सकते, हम विश्वगुरु नहीं बन सकते। और हमें अपनी आगे आने वाली पीढ़ियों को जो ज्ञान देना है वो हमारा पुरातन ज्ञान है, उसको वर्तमान परिस्थितियों के अनुरूप हमें बनाना है। आज उनमें नई रिसर्चेस करनी है, क्योंकि 2000 में 1500 साल में वनस्पतियों में काफ़ी परिवर्तन आ गया है, मानव शरीर में काफ़ी परिवर्तन आ गया है। तो इन सारे परिवर्तनों के मद्देनजर नई रिसर्च की आवश्यकता है, और पुराना ज्ञान भी बहुत ज़्यादा भरा हुआ है। लेकिन विडंबना यह है कि हम पाश्चात्य शिक्षा के पीछे भाग रहे हैं, पाश्चात्य ज्ञान के पीछे भाग रहे हैं, और हम ऐसा ज्ञान प्राप्त करने के चक्कर में हैं जिसमें हमें जल्दी से नौकरी मिल जाए। अब नौकरी भी क्या, नौकरी मिल जाए अच्छी बात है कि अगर हम वर्ल्ड लेवल पे नौकरी पाएँ, विश्व को नया ज्ञान दें, लेकिन हम छोटी नौकरियों में, क्लर्क की नौकरी मिल जाए, डाटा एंट्री ऑपरेटर की मिल जाए, प्रोसेसर की मिल जाए, कैमरामैन की मिल जाए, इन नौकरियों में के पीछे दौड़ रहे हैं, और दौड़ेंगे ही क्यों? अगर हमारे पास बेरोजगारी है, हमारे पास ऑप्शन नहीं है, तो हमें नौकरी तो चाहिए। लेकिन जो समाज के व्यवस्थाकार हैं उनको देखना है कि युवा पीढ़ी को किस तरह से बनाना है, किस तरह से उनको निर्माण उनका किस तरह से करना है कि हम नए ज्ञान के साथ प्राचीन ज्ञान को इस तरह समायोजित करें कि दुनिया में सबसे अच्छी शिक्षा हमारे पास हो। हमारे पास मैन पावर है, हमारे पास ब्रेन है, हमारे यहाँ एनर्जी है, हमारे यहाँ यूथ सबसे ज़्यादा है, और हमारे पास रिसोर्सेज हैं कि हम दुनिया के बेस्ट इंस्टीट्यूट इंडिया के अंदर बना सकते हैं। हम इस तरह की शिक्षा व्यवस्था दे सकते हैं कि पूरी दुनिया के लोग हमारे यहाँ पढ़ने आए। नालंदा था, तक्षशिला था पहले विक्रमशिला विश्वविद्यालय थे। विश्वविद्यालयों का कॉन्सेप्ट ही दुनिया को भारत ने दिया है, शिक्षा का कॉन्सेप्ट दुनिया को भारत ने दिया है। और आज भारतीय स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स विदेश में पढ़ने जा रहे हैं। तो इसका कारण यही कि हमने
पाश्चात्य का आंख बंद करके अनुकरण किया है। अच्छी बातें हैं, लेनी चाहिए, चाहे कहीं से भी अच्छी हैं, पाश्चात्य की अच्छी बातें वो भी लेनी चाहिए, लेकिन अपनी बात को, अपने तत्वों को, अपनी संस्कृति को हीन समझकर हमें उसे छोड़ना नहीं चाहिए। लेकिन गुरुजी, जिस तरह से आपने जिक्र किया वैदिक गणित के बारे में, तो कहीं ना कहीं अब लोगों को ये समझ में आने लगा है, और युवा जो हमारे देश का भविष्य है, हमारे समाज का भविष्य है, उसे किस तरह से हम अपनी वैदिक संस्कृति से, आध्यात्म से, धर्म से जोड़ सकते हैं? बिल्कुल, इसके बारे में मेरा अपना विचार है कि बड़ी विडंबना का विषय है कि भारत देश, जहाँ पे सनातन को पालन करने वाले प्रमुख रूप से रहते हैं, और यहाँ पर हिंदुओं की या सनातन धर्म की कोई शिक्षा का उस तरह से व्यवस्था नहीं है। एक कोई अगर व्यक्ति इस्लाम को फॉलो करता है, मुस्लिम है, तो वो मदरसे में धर्म की शिक्षा ले सकता है। अगर क्रिश्चियन है तो वह चर्च और एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट में धर्म की शिक्षा ले सकता है। लेकिन एक हिंदू व्यक्ति के लिए, एक सनातनी के लिए कोई संस्थागत शिक्षा की व्यवस्था नहीं है। तो पहले तो ये सरकार को देखना होगा। सरकार केवल धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान में जोड़कर अपने कर्तव्यों से मुक्त नहीं हो सकती। धर्म की शिक्षा देना, और ये धर्म कोई उस तरह का धर्म नहीं है, एक वैज्ञानिक धर्म है। यहाँ जो धर्म की शिक्षा है वो विज्ञान की शिक्षा है, और उस विज्ञान की शिक्षा, भारत ने विज्ञान को अलग तरह से लिया। भारत ने विज्ञान को इस तरह से नहीं लिया कि आप पहले खोज करो फिर पैसे में सामान बेचो, नहीं। यहाँ तो जीवन से मिला हुआ है। यहाँ अर्थ या पैसा कमाना जो है, न तो धर्म का विषय उद्देश्य था, न तो चिकित्सा शास्त्र का उद्देश्य था, न योग का उद्देश्य था, न ज्योतिष का उद्देश्य था। यहाँ पैसे का तो कोई सिस्टम ही नहीं था। विद्या तो यहाँ मुफ्त में दी जाती थी, और विद्या को दान कहा जाता था, और विद्या कहते थे विद्याधनम सर्वधन प्रधानम, और विद्यादान सबसे श्रेष्ठ दान है। दान ऐसा मतलब जिसके बदले कुछ पाने की इच्छा ना हो। अब जो चीज़ें, जो व्यवस्था बन गई हैं, उन व्यवस्थाओं में ऐसी व्यवस्था आ गई कि हर चीज़ कमर्शियलाइज हो गई। हमारी भी जो कभी विद्यादान की व्यवस्था थी वो ख़त्म हो गई। कुछ लोग वेदों से चीज़ें निकाल के, वैदिक गणित निकाल के उसको सेल कर रहे हैं, कुछ योगा को सेल कर रहे हैं, कुछ आयुर्वेदा को सेल कर रहे हैं लोग। अब भारत के हर व्यक्ति को मूल भारतीय संस्कृति के बिंदुओं का ज्ञान हो, धार्मिक बिंदुओं का ज्ञान हो, शिक्षा, योग, ज्योतिष, आयुर्वेद, इनका ज्ञान होना चाहिए, और धर्म की शिक्षा के लिए सरकार व्यवस्था करे। बाकी चीज़ें तो चल रही हैं, जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि बाकी अच्छी चीज़ें तो हमें कहीं से भी ले लेनी चाहिए, लेकिन जो हमारे पास अच्छी चीज़ें हैं उनको दिया जाना चाहिए, सबको दिया जाना चाहिए। गुरुजी, हमारे चैनल के माध्यम से आप उन युवाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे जो ये कहते हैं, या जो इस तरह की सोच रखते हैं कि इतना ज़्यादा कंपटीशन बढ़ गया है, आगे बढ़ना है, तो उस आगे बढ़ने के दौरान में कहीं ना कहीं जो धर्म है, आध्यात्म है, वो पीछे हो गया है, तो उन लोगों को कैसे आप जोड़ने की शिक्षा देंगे? मैं युवाओं से कहना चाहूँगा कि अगर आप जो है केवल पैसे के पीछे भागते रहोगे, और जो मूल शक्ति है, जैसे आपको अगर गाड़ी में स्पीड चाहिए तो आपके पास पेट्रोल तो चाहिए, लेकिन इंजन भी चाहिए, इंजन की पावर चाहिए। वो पावर कहाँ से आती है? व्यक्ति में शक्ति आती है आध्यात्म से, व्यक्ति में शक्ति आती है भावनाओं से, व्यक्ति में शक्ति आती है प्रेम से। अगर ये भावनाएं आपके पास नहीं हैं, प्रेम नहीं है और आध्यात्म नहीं है, तो आप थोड़ी दूर जाके, और अगर जीवन में एक भी ठोकर मिल गई, एक भी असफलता पा गई, तो आप डिप्रेशन में चले जाओगे। हमने देखा है कि किस तरह बड़े बड़े फिल्मी सितारे डिप्रेशन में चले गए, कुछ ने आत्महत्या कर ली, बड़े बड़े IAS IPSों ने आत्महत्या जैसा कदम उठा लिया। वो इसीलिए कि पीछे उनकी आध्यात्मिक सत्ता मजबूत नहीं होती। आप बड़ी बिल्डिंग, ऊंची बिल्डिंग तभी बना सकते हो जब आधार आपका मजबूत हो, और जीवन के लिए आधार देता है आध्यात्म। जी गुरुजी, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे स्टूडियो में आने के लिए, और इतनी ज्ञानवर्धक जानकारी आपने दी है, बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद जी। और इसी के साथ हमारी खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। आप जुड़े रहिए जन भावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।